ऑलराइट क्लास, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो आप ऑलरेडी पढ़ा चुके हो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था ना, उसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे रीड करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, उसकी क्या जरूरत है, उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उस चीज को देखने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। अभी तक जितना भी हम प्लेन में टॉपिक पढ़ रहे थे ना, सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, ठीक है। वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए हम लोग इसको स्टडी करते हैं। आराम से देखना, एक बार में समझ में नहीं आए दो बार देखना, ठीक है। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। इफ वी हैव, साथ साथ लिखो, इफ वी हैव अ unit vector in the direction of incident ray and a unit vector in the direction of normal, then we can find a unit vector in the direction of, कौन बच गया, इंसिडेंट रे हो गया, नॉर्मल हो गया, तो कौन बचेगा, फाइंड वी कैन फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्या है, इस चीज को समझते हैं बच्चों। यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और कुछ एक डायरेक्शन होता है, उसका प्रॉपर एक अपना डायरेक्शन होता है। हम लोग तीन यूनिट वेक्टर स्टैंडर्ड जानते हैं, I cap, J cap और K cap. All right, this is along the x-axis, this is along the y-axis, this is along the z-axis. All right. अब देखो, कोई जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ दुनिया में तीन ही यूनिट वेक्टर हो सकते हैं। अरे कितने भी यूनिट वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, मान लो कोई प्लेन मिरर ऐसे रखा हुआ है, तो इंसिडेंट रे ये हुआ, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये नॉर्मल हुआ। तो जितने भी रेज है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में हम लोग एक यूनिट वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अज्यूम कर लेंगे। इससे क्या फायदा होगा, जैसे मान लो कोई एक लाइन है ना ऐसे इंसिडेंट रे, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो इंसिडेंट रे का हम एक यूनिट वेक्टर, जैसे x के लिए i कैप लिखते हैं ना, y के लिए j कैप और z के लिए k कैप लिखते हैं, ओके। तो क्यों ना हम यार नॉर्मल के लिए भी कुछ नाम दे देते हैं। नॉर्मल के लिए मान लो n कैप, ठीक है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा सर, जैसे आई कैप से क्या फायदा होता है, तुम लिख देते हो 2i कैप, तो मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि x डायरेक्शन में, यही फायदा होता है ना। नहीं तो ऐसा लिखना पड़ता है 2 along x axis, ठीक है। we have a vector of magnitude 2 which is along x axis। तो इतना सब कुछ से बचने के लिए हम सीधा क्या लिख देते हैं 2i कैप, क्योंकि i कैप सबको पता है, ओके। तो क्यों ना उसी तरह हम यहाँ पर नॉर्मल के लिए n कैप डिफाइन करते हैं, मतलब कहीं पे भी कोई ऐसे लगा देंगे 4n कैप, तो यहाँ से लोग क्या समझ जाएगा कि अच्छा कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और इसका डायरेक्शन किधर है, अलोंग द नॉर्मल, ठीक है, समझा। उसी तरह रिफ्लेक्टेड रे के लिए कुछ ऐसे r कैप लिख देते हैं, ठीक है। तो r कैप लगा रहेगा तो देख के हम समझ जाएंगे कि अरे ये जो भी लाइट है ना, ये रिफ्लेक्टेड लाइट की डायरेक्शन में, क्लियर है। उसी तरह इंसिडेंट रे के लिए हम लोग कुछ नाम देते हैं, आई कैप तो नहीं ले सकते हैं, कैप तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के लिए देते हैं, तो कुछ भी नाम रख देंगे, समझ रहे। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ तीन यूनिट वेक्टर हम लोग जो डिफाइन करते थे अभी तक करते थे, ठीक है। अब हमारे लिए तीन यूनिट वेक्टर और हो जाएगा। एक यूनिट वेक्टर होगा जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, एक यूनिट वेक्टर होगा जो इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल है, और तीसरा यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इससे क्या फायदा होगा कि अगर ये यूनिट वेक्टर किसी के साथ लगा होगा ना, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे की लाइट में है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। समझ आया ये बात, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं ये पता चला, ऑलराइट। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है इसमें, तीन यूनिट वेक्टर हुआ हमारे पास, एक तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, एक नॉर्मल की डायरेक्शन में और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में। तो क्या करेगा, इसमें से कोई भी दो दे देगा, बोलेगा फाइंड करो। वही स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इफ वी हैव अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इफ वी हैव अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, इस चीज को कैसे फाइंड करेंगे उसको समझते हैं। तो पहले तो हम डिफाइन कर देते हैं तीनों यूनिट वेक्टर को। मान लो ये प्लेन मिरर है,
अब देख हम बनाने के लिए जैसे बता रहे हैं, प्लेन मिरर तुम्हारा कोई ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे कैसे भी रख सकते हैं, ठीक है। ये एक लाइट है, ओके, इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है बच्चों? इधर। इस केस में रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन किधर है? इधर। नॉर्मल का डायरेक्शन किधर है? वाई एक्सिस। ओके, अच्छा, सो लेट देखो इंसिडेंट रे के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे ई आई कैप। डायरेक्ट आई कैप नहीं लिखेंगे, आई कैप लिख दूंगा तो तुम एक्स एक्सिस समझ लोगे, तो उससे बचने के लिए हम ई आई कैप लिख देते हैं। व्हाट इज ई आई कैप? इट इज द unit vector in the direction of incident ray. ओके, मतलब कहीं पे भी ऐसा लिखा होगा 5EI कैप, तो क्या समझ जाओगे कि कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन किधर है? तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। ऐसे दे दूंगा और मैं एक प्लेन मिरर दे दूंगा, बोलूंगा ऐसे लाइट आ रहा है और ऐसे जा रहा है, और ये बोलूंगा कोई भी एक वेक्टर ड्रॉ करो, तो तुम क्या बोलोगे? सर हमारे पास जो वेक्टर होगा ना वो होगा 5 मीटर मैग्नीट्यूड, 5 मीटर मैग्नीट्यूड, और उसका डायरेक्शन होगा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, बिकॉज़ ई आई कैप लगा हुआ है, उसका डायरेक्शन किधर है? बोलेंगे सर हमारा वेक्टर ये है, बिकॉज़ इसका जो डायरेक्शन है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगा। क्लियर है? समझे? चलो, उसी तरह एन कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ऑलराइट, और ई आर कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। समझे? अच्छा, अब देख ये एन कैप है बेसिकली, ऑलराइट, इस डायरेक्शन में ई आई कैप। अब देखो एक्चुअली ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, ओके। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस को मान लेते हैं टी कैप और वाई एक्सिस को मान लेते हैं ये तो एन कैप है। मैं आई कैप यूज नहीं कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि आई कैप ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए हॉरिजॉन्टल को हमने टी कैप मान लिया, वर्टिकल को हमने एन कैप मान लिया, ओके। चलो घबराओ मत, ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तुम आई कैप भी मान सकते हो, लेकिन आई कैप और ये आई कैप कंफ्यूज ना हो जाए, क्लियर है? चलो अब देखो, सो ये है तुम्हारा ई आई कैप, इधर ही जा रहा है, ओके। सो दिस इज ई आई कैप, और ये है तुम्हारा ई आर कैप इस डायरेक्शन में। ओ, लेकिन यार मुझे ना ये ऐसे बीच वाली चीजें पसंद नहीं आती। अपन को क्या चाहिए? या तो हॉरिजॉन्टली होना चाहिए या नहीं तो वर्टिकली होना चाहिए। तो क्यों ना हम इसको ब्रेक कर दें आराम से। देखो मान लो ये थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ है, तो थीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, इफ दिस इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा ई आई कैप cos थीटा, ई आई कैप sin थीटा। अरे भाई एक वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट लिए, ठीक है। इसको तो कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एन कैप जो वो तो सिंपली हमारा एक ही डायरेक्शन में। ई आर कैप तो देखो इसको भी हम कंपोनेंट ले लेते हैं, इफ दिस इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा, सो दिस इज ई आर कैप sin theta, this is E R cap cos theta. Alright, clear है? हमने बस इसको कंपोनेंट ब्रेक किया है। So here हम लोग क्या लिख सकते हैं? E I cap को लिख सकते हैं बच्चों, E I cap sin theta, बेसिकली ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, sin थीटा। और ये कौन से डायरेक्शन में? देखो ई आई कैप sin थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? टी कैप माइनस ई आई कैप cos थीटा n कैप। अच्छा बच्चों माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में। कंफ्यूज मत हो, थोड़ा सा अलग मीनिंग है, इसलिए बच्चे ने इसमें घबरा जाते हैं। अरे ई आई कैप sin थीटा कुछ वैल्यू होगा, है ना, p मान लो, p, और ये कौन से डायरेक्शन में? टी कैप की डायरेक्शन में, तो ये पीटी कैप होगा ना, ओके। इतनी बात समझ गए? तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ई आई कैप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर? 1, ये आ जाएगा sin थीटा
टी कैप माइनस कॉस थीटा एन कैप, इक्वेशन नंबर 1। एंड चलो ई आर कैप को लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, ई आर कैप साइन थीटा टी कैप प्लस ई आर कैप कॉस थीटा एन कैप। ओके, सो बेसिकली ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा टी कैप प्लस कॉस थीटा एन कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ 2 माइनस 1 कर दो, तो ई आर कैप माइनस ई आई कैप, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos थीटा, that is 2 cos theta n cap। All right, so ER cap is equals to EI cap plus 2 cos theta n cap। इक्वेशन नंबर 3। क्या बोला था मैंने, क्वेश्चन में EI cap गिवन होगा, n cap गिवन होगा, तुम ER cap फाइंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे cos थीटा आ रहा है, थीटा क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो क्यों ना हम इससे cos थीटा को रिमूव कर दें, ठीक है। नाउ अगर मैं बोलूं डॉट प्रोडक्ट आता है आपको, ई आई कैप डॉट ई आर कैप, ई आई कैप डॉट ई आर कैप का वैल्यू क्या होगा, ए डॉट बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके और इसके बीच में एंगल क्या है, बट एक्चुअली अगर हम इसका वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ई और आर आ जाएगा, तो इससे बचने के लिए काम करते हैं, क्यों ना मैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट निकाल लूं, क्योंकि ई और एन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ई आई कैप डॉट एन कैप फाइंड करते हैं। ओके, चलो ए डॉट बी का वैल्यू होता है ई आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप का मैग्नीट्यूड इनटू एंगल बिटवीन ई आई कैप और एन कैप। तो चलो बच्चों बताओ, ई आई कैप किस डायरेक्शन में है, दिस इज द ई आई कैप, और नॉर्मल किस डायरेक्शन में है, दिस इज द एंगल इज थीटा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस वेक्टर, सर इनटू cos थीटा, नहीं ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपको वेक्टर का रूल याद करो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड करने के लिए मैंने बताया था किसी भी पॉइंट पे टेल और टेल मीट करना चाहिए, यानी तो हेड और हेड मीट करना चाहिए, याद करो टेल से टेल मिला बोला था, तो यहाँ पे तो हेड और टेल मीट कर रहा है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेंगे। अब देखो टेल और टेल मीट कर गया, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा, this is the angle between EI cap and N cap। क्लियर है, तो ये हो जाएगा cos pi minus theta। cos pi minus theta is in second quadrant, second quadrant में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो चलो ये आ जाएगा EI cap dot N cap, ये आ जाएगा 1 into minus cos theta। ऑलराइट, तो cos थीटा का वैल्यू आ गया माइनस EI cap dot N cap। पुट इन इक्वेशन 3, इसको अगर हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो अपना क्या आ जाएगा, देन ई आर कैप इज इक्वल्स टू ई आई कैप माइनस 2 ई आई कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसलिए बोला था थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा खतरनाक सा लगता है देखने में। क्वेश्चन में क्या है, इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर गिवन होगा, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर गिवन होगा, आपको रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो cos थीटा रिमूव कर दिया ना, अब इसमें सिर्फ वही चीज है जो क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या ये दो वेक्टर गिवन होंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट नहीं फाइंड कर सकते, उसको एन कैप से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको ई आई कैप से माइनस कर दो, तो आपको यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगा। अभी मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा यूं क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। पहले तो इसको आराम से नोट करो, एक 1 by 1 लाइन समझ समझ के आपको नोट करना है, ठीक है। पहले तो अच्छे से नोट कर लो।
ऑलराइट क्लास, तो आओ देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी समझ में आता है ना, आप सिर्फ ये चीज याद रख लो तो भी काम चल जाएगा। देखो, अरे मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। कहीं कोई फिजिक्स नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं। देखो, क्वेश्चन को आराम से रीड करना है। बच्चे मिसली मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन रीड करने में, क्या गलती होगी बताऊंगा मैं। ये क्वेश्चन भी इजी है। बोल रहा है a ray of light is incident on a plane mirror। प्लेन मिरर जो है वो yz प्लेन में है। जो प्लेन मिरर है वो किस में है? yz प्लेन में। ओके, तो नॉर्मल कौन से डायरेक्शन में होगा? नॉर्मल x डायरेक्शन में होगा। अरे भाई yz प्लेन में अगर मिरर है तो उससे परपेंडिकुलर कौन होगा? x एक्सिस ना, तो नॉर्मल कहां हो गया? x डायरेक्शन में, ठीक है। अलोंग द यूनिट इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर गिवन है, e I cap is given 1/√3 I cap plus 1/√3 j cap plus 1/√3 k cap। ओके, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। तो e r cap फाइंड करना है। क्या बोला था मैंने? e I cap गिवन होगा, n cap गिवन होगा और आपको e r cap फाइंड करना है। सर n cap तो नहीं गिवन है। अरे गिवन है n cap, देखो बोल दिया ना उसने नॉर्मल x डायरेक्शन में है, तो n cap क्या हो जाएगा? I cap। क्लियर है? बस इतना समझना होता है ये सब चीजें खुद से। चलो, अब ई आर कैप का फॉर्मूला लगाना है। तो ई आर कैप का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है? ई आई कैप माइनस 2 ई आई कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब उसके लिए तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट किसके किसके बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना है? ई आई कैप डॉट एन कैप। ऑलराइट, सो ई आई कैप हो गया 1/√3 I cap plus 1/√3 j cap plus 1/√3 k cap डॉट n कैप है तुम्हारा I कैप। सिंपल है ना? तो डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, सेम सेम वाले को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें j और k है ही नहीं, तो 1/√3 आ जाएगा डायरेक्ट। ओके, चलो इसको मान लो 1, पुट इन 1। सो ई आर कैप आ गया ई आई कैप। ई आई कैप है 1/√3 I कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप माइनस 2 इंटू 1/√3 2 और इसका वैल्यू है 1/√3 इंटू n कैप। n कैप का वैल्यू है I कैप। ऑलराइट, ये क्या हो जाएगा? आपको सिंपल है 1/√3 I कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप माइनस 2/√3 I कैप। क्या जाएगा? माइनस 1/√3 I कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। आंसर सिंपल। फॉर्मूला याद है? वेक्टर आता है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको अब समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको। ऑलराइट क्लास, तो यहाँ पे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। इसमें क्या गिवन है? थोड़ा सा इसने टफ कर दिया, टफ तो नहीं किया, लेंथी कर दिया है, उसको देखो ध्यान से। इंसिडेंट रे इज अलोंग अ वेक्टर ई आई वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। दैट मींस क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्या आप बता सकते हो क्या गिवन है? क्या इस क्वेश्चन में ई आई कैप गिवन है? नहीं, ई आई कैप नहीं गिवन है। हियर ई आई वेक्टर गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब देखो, कोई भी एक वेक्टर है ए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मैं बोलूं मेरा कोई वेक्टर बी है जो ए वेक्टर के अलोंग है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए का जो डायरेक्शन है वो इसका होगा। इसका मतलब पहले हम ए कैप फाइंड करेंगे, तभी अरे यूनिट वेक्टर फाइंड करने का मतलब होता है डायरेक्शन फाइंड करना। ओके, तो ए कैप कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? याद है या भूल गए? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में ना ई आई कैप नहीं गिवन है, इसने कोई एक वेक्टर दे दिया, बोला कि इसी के डायरेक्शन में तुम्हारा ई आई कैप है। तो अगर ई आई वेक्टर गिवन है तो ई आई कैप नहीं फाइंड कर सकते क्या? सिंपल मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बच्चों? √3।
ऑलराइट, सो ये आ गया तुम्हारा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाय रूट 3। अब हमारे पास आई कैप मिल गया। उसके बाद नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट पॉइंट इज अलोंग, अगेन एन कैप नहीं गिवन है, एन वेक्टर गिवन है, क्या आई कैप प्लस जे कैप। तो एन कैप कैसे फाइंड करेंगे, एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। सो दिस इज आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2। एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट 2। ऑलराइट, अब देखो, अब हमारे पास ई आई कैप हो गया, एन कैप हो गया, तब हम ई आर कैप फाइंड कर लेंगे। चलो ई आर कैप फाइंड करने के लिए पहले तो डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट ई आई कैप डॉट एन कैप, कहां गया ये। सो दिस इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन रूट 3 डॉट आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 बाय रूट 6 प्लस 1 बाय रूट 6, तो 2 बाय रूट 6, यही होगा ना, सही लिख रहा हूं मैं, हाँ ठीक है। चलो अब नाउ ई आर कैप इज इक्वल्स टू ई आई कैप माइनस 2 ई आई कैप डॉट एन कैप इनटू, बड़े ध्यान से बच्चों इसको सॉल्व करना पड़ता है। देखो मैं कितना स्लोली सॉल्व कर रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। अभी क्लास में तुम लोग सामने भी नहीं हो, सिर्फ बता दो कि सर आप यहाँ पे ये लिख रहे हो, तो ऑनलाइन में थोड़ी सी ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा भी फोकस इधर उधर हुआ तो मिस्टेक होने के चांसेस हैं। चलो सो ई आई कैप का वैल्यू लिख देते हैं, ई आई कैप यस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाय रूट 3 माइनस 2, ये आ गया 2 बाय रूट 6। ऑलराइट, और एन कैप है तुम्हारा आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2। ऑलराइट, ये आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाय रूट 3 माइनस 4 बाय रूट 12 into I cap plus J cap. Alright, so this is I cap plus J cap minus K cap by root 3 minus 4 upon, इसको 2 root 3 लिख सकते हैं, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा I cap plus J cap। चलो अब LCM ले लेते हैं, रूट 3, this is I cap plus J cap minus K cap minus 2 I cap minus 2 J cap। Okay, so this is minus I cap minus J cap minus K cap root 3। This is आंसर आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल प्रोसेस सब कुछ सेम है, इसमें कुछ नई चीज अपन को सीखने को मिला, क्या कि या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट यूनिट वेक्टर दे देगा या नहीं तो एक वेक्टर देगा, तो यूनिट वेक्टर तुमको खुद फाइंड करना पड़ेगा। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये कहानी थी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। थोड़ा सा लगा ना अजीब सा, हाँ तो क्या समझ लेते हैं, हाँ एकदम इजी होगा ये चैप्टर, हाँ थोड़ा सा तो यार अलग रहना चाहिए ना, तो मजा आएगा। अब देखो तुमको थोड़ा सा वेक्टर पुरानी चीजें याद आ गई, कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते थे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, समझे। क्या ध्यान रखना है इसमें, इसमें ध्यान तुमको ये रखना है कि इस चीज का ध्यान देना कि अगर ई आई कैप या नहीं तो क्वेश्चन में क्लियर मेंशन करेगा और वेक्टर, देखो पिछला क्वेश्चन में देखो क्लियर मेंशन किया था कि अरे इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यूनिट वेक्टर क्लियर बोलेंगे। यहाँ पे देखो सिर्फ वेक्टर बोला है, मतलब सिर्फ वेक्टर बोला है, यूनिट वेक्टर तुमको खुद फाइंड करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करो। ऑलराइट क्लास, तो बच्चों यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। क्या गिवन है आपको, एक वेक्टर गिवन है ई आई वेक्टर दैट इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। तो यहाँ से आप पहले ई आई कैप फाइंड कर लोगे। एक n वेक्टर गिवन है तो यहाँ से आपको n कैप मिल जाएगा, फिर आपको ई आर वेक्टर ई आर कैप फाइंड करना है। ओके, दैट मींस यू हैव टू फाइंड अ इंसिडेंट रे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इसको आप सॉल्व करो, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके चलिए, अच्छा कल के होमवर्क में ना, कल के पीडीएफ में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, इट्स अ गुड क्वेश्चन। बोल रहा है ना कि 3 प्लेन मिरर है इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में, ऐसे, ठीक है। अब उसके ठीक सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो बताओ ये तीनों प्लेन मिरर मिलकर कितने इमेज बनाएंगे।
आई थिंक आपने सॉल्व भी किया होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें, कल ही मैंने आपको बताया था कि दो प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट कहीं पर हो, इसमें नंबर ऑफ इमेज कितना होता है 5। कल ये क्वेश्चन हमने पूरा प्रॉपर सॉल्व किया था और मैंने ये भी बोला था कि ये जो सर्कल है उसी पे सारे इमेज बनेंगे। अच्छा, तो सर ये और ये मिलकर 5 इमेज बना रहे हैं, ये और ये मिलकर कितना इमेज बनाएगा 5, ये भी 60 डिग्री है, तो ये और ये मिलकर 5, तो टोटल कितना हो गया 50। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाँ नहीं, डी करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, इस चीज को समझते हैं। एक्चुअली देख, सेंटर पर ये 30 और ये 30, सिमिलरली 30 और 30, 30 और 30, तो इससे जो भी इमेज बनेगी वो इस सर्कल पे होगा। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये जो मिरर है ये फर्स्ट इमेज यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पर, इसी तरह से इस पे सारे इमेज बनेंगे। ओके, उसके बाद इसको देखो, ये जो होगा ये कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, और ये कुछ इस टाइप का। मतलब ये जो मैंने 3 सर्कल बनाया है ना, सारे इमेज यही सब पे फॉर्म होंगे। ओके, तो एक चीज आपको दिखेगा, थोड़ा सा इधर भी होना चाहिए था, ऐसा, ठीक है। एक चीज आपको दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना बच्चों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। ये मिरर है, तो ये जो मिरर है इस ऑब्जेक्ट का एक तो इमेज यहाँ पे बनाया 30 डिग्री पे, ऑलराइट। अब देखो ये ऑब्जेक्ट के लिए ये मिरर, ये वाला पार्ट इधर वाला, ये किधर बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 30 डिग्री पे, तो दोनों तो एक ही पॉइंट पे ओवरलैप हो गया, यानी इसका एक इमेज और इधर वाला एक इमेज, तो दो मिलके यहाँ पर एक इमेज बना, बाकी सब तो यहाँ पे 4 बनेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक ओवरलैपिंग होगी और एक कुछ इस टाइप यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी। दैट मींस 3 जगह पे ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पे जो 6 इमेज है वो मिलके क्या हो जाएंगे 3 इमेज कहलाएंगे, यानी टोटल 15 होना चाहिए। 3 ओवरलैप कर गए तो कितना हुआ 12। आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों ओवरलैपिंग हुई है, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो प्लेन मिरर है वो फिनिश हो गया। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। ओके, तो चलो फिर रहने देते हैं आज के लिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल।